हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा शॉर्टली जाना था। आज हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। अब वो 4 टॉपिक कौन से हैं? एक है एनआरसी, सीए, सीएबी, एनपीआर। ठीक है, हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और इन 4 टॉपिकों के से पहले हम थोड़ा देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था, कमेंट आ रहे थे कि सर आप नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ाइए। तो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा डिटेल से बता दूंगा इसके बारे में। और इसके बाद तुम्हारा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप मतलब आंसर ना लगा पाएँ। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नागरिकता अधिनियम 1955 दोस्तों, ये भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पारित किया गया था। दोस्तों, इसे पारित करने का अधिकार भारतीय संसद के ही पास है। वो कैसे है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता से संबंधित अगर कोई भी कानून बनाएगी तो वह हमारी भारतीय संसद बना सकती है। कौन बनाएगी? संसद। केवल पार्लियामेंट ही हमारी कोई भी कानून बना सकती है। ये अधिकार किस में दे रखा है? अनुच्छेद 11 में। दोस्तों, आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या था ये देखते हैं। इसमें दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार थे और नागरिकता का हनन करने के 3 प्रकार थे। और दोस्तों, इन 5 प्रकारों में जब 1955 में अधिनियम बनाया गया है तो दोस्तों उस समय के अनुसार ये सही होगा। लेकिन जैसे ही समय बदलता गया, यानी जब हम आगे बढ़ते गए, तो ये थोड़ी कमियां भी आने लगी होंगी। अब कमियां आने लगी हैं तो उन्हें दोस्तों उस कमियां आने के साथ साथ इसमें संशोधन भी किया गया था। अब वो संशोधन कब कब किया गया था ये देखते हैं। दोस्तों, इसमें अब तक 6 बार संविधान 6 बार अधिनियम संशोधन हो चुका है। नागरिकता अधिनियम संशोधन दोस्तों 6 बार कब कब हुआ ये देखते हैं। एक हुआ है 1986 में, एक हुआ है 1992 में, एक हुआ है 2003 में, एक 2005 में, एक 2015 में, एक 2019 में। गाइस, अब जो संशोधन हुए हैं इनके बारे में डिटेल अब थोड़ा वीडियो के लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है गाइस, अब देखते हैं ये जो 5 प्रकार थे प्राप्त करने के वो कौन हैं और 3 प्रकार जो थे हनन होने वाले वो क्या क्या हैं। ठीक है, पहला प्रकार जो नागरिकता प्राप्त करने का पहला प्रकार है वो है जन्म से, बाई बर्थ। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी हमारा संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लिया है, वो ऐसा कोई भी बच्चा है या कोई व्यक्ति हो जिसने भारत में मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया हो, तो ऑटोमेटिकली ही वो भारत का नागरिक होगा। समझे ना आप? दोस्तों, अब ये चलो ठीक है, मान लिया हमने 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी बच्चा लेगा भारत में जन्म तो वो भारत का नागरिक होगा, स्वतः ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? अब आप एक बात बताइए, कोई यात्रा पर कोई विदेशी आया हुआ है, उसके साथ में पत्नी भी है और वो पत्नी जो है प्रेग्नेंट है। गैस, अगर उसकी कोई बच्चा होता है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? दोस्तों, इसके अनुसार तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो दे रखा 26 जनवरी 1950 के बाद जो हुआ बच्चा पैदा वो भारत का नागरिक होगा। अब आप ऐसे नागरिकता दे दोगे क्या? ऐसे नहीं दोगे। और दोस्तों, और भी जैसे अपवाद हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे। दोस्तों, जो विदेशी जो हैं वो भारत में जैसे विदेशी दूतावास केंद्र होते हैं, वहाँ पर विदेशी रह रहे होते हैं, उनकी नागरिकता विदेश की होती है। अब उनके जो बच्चे पैदा होंगे क्या वो भारत के नागरिक होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट होता है वो है शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे बच्चे। गाइस, ऐसा कोई जो हमारा क्षेत्र है जिसमें शत्रु के अधीन है वो,
तो उसके अंदर जो बच्चे पैदा होंगे या जो व्यक्ति होंगे, उनको क्या हम भारत की नागरिकता ऐसे ही स्वतः ही दे देंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, शस्त्रों के अधीन जो क्षेत्र होते हैं, जैसे हम अभी मैं तुम्हें बता दूं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाकिस्तान के अंडर में है ये इलाका हमारा। ऐसे ही इलाकों में अगर यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होगा, क्या डायरेक्टली तुम उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसी कुछ कमियां थी। अब इन कमियों को पूरा करने के लिए अब इसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या था? नागरिकता संशोधन 1986 पारित किया गया। ये पहला संशोधन था। दोस्तों, इसमें बताया गया, माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अगर दोस्तों नागरिकता भारत की तुम्हें लेनी है तो तुम्हारी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि विदेशी व्यक्ति आ रहा है टूर पर और उसके बच्चा पैदा होगा तो भारत का नागरिक होगा। कब हो सकता है? जब उसकी माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, जब वो भारत का नागरिक बन सकता है। अब माता पिता में से, अब मानते हैं माता तो भारत की हैं, लेकिन पिता अवैध प्रवासी हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये भी मतलब ये भी कमियां होगी, इसकी अपवाद ही हो गया। तो गाइस, इस कमी को पूरा करने के लिए फिर एक बार नागरिकता संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2003। अब उसमें क्या किया गया दोस्तों? उसमें किया गया, माता पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अगर अवैध प्रवासी होता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण किए हुए है तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है गाइस, समझे ना आप? चलो, अब नेक्स्ट जो आती है दोस्तों, नेक्स्ट जो तरीका है वो है वंश परंपरा से। अब वंश परंपरा से कैसे है दोस्तों? इसमें दे रखा है, भारत के क्षेत्र से बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। दोस्तों, ऐसा है कोई वंश परंपरा के अनुसार, जैसे दादा परदादा अगर कोई भी भारत का होता है तो वो, अगर उसका बच्चा विदेश में जाके पैदा होता है तो वो वंश परंपरा के अनुसार भारत की नागरिकता ले सकता है। दोस्तों, अब इस पे भी थोड़ा विवाद था। वो विवाद क्या था? लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। अब इस विवाद को पूरा करने के लिए, यानी ये विवाद था, इसे शांत करने के लिए नागरिकता अधिनियम मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था। 1992 में जो किया गया था दोस्तों, उसमें कहा गया था, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। दोस्तों, इसमें कहा गया था, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी माता अगर भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, माता के मतलब लिंग का भेदभाव हो रहा था, अब वो भेदभाव समाप्त कर दिया गया। गैस, इसमें और एक और मतलब संशोधन किया गया था। अब वो कब हुआ था? नागरिकता संशोधन 2005, ये भी पारित किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? नागरिकता तभी मिलेगी तब बच्चा पैदा होने के साल भर के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे को उस देश की भारतीय एजेंसी, जो हमारे यहाँ के वो दूतावास केंद्र होते हैं ना, उसमें रजिस्टर कराया जाएगा। यानी उसका नाम लिखाया जाएगा कि ये हमारा बच्चा पैदा हो गया है, हम भारत के हैं और ये बच्चा मतलब हमारे पैदा हुआ है, और वो भी कितने समय के अंदर? 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझे? नंबर 3 पे आता है दोस्तों, जो तीसरा तरीका है वो पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे होगा दोस्तों? पंजीकरण के लिए भारत में कम से कम 6 माह रह रहा हो। दोस्तों, पहले ही हमने देखा था पिछली वीडियो में, 6 माह रह रहा हो उस व्यक्ति को। अगर पंजीकरण कराना हो किसी व्यक्ति को, भारत में आके कम से कम 6 माह रहना होगा, और उसके बाद 6 माह रहने के बाद कम से कम 7 वर्ष तक निवास करना होगा। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक निवास करना होगा, तब वो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, अब क्या कर दिया गया है? अब वो 6 माह की जगह पर 5 वर्ष कर दिया गया। अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण कराना है तो वो कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास करना होगा, उसके बाद वो पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, समझे? आगे जो है, भारतीय पुरुष के
द्वारा विदेशी महिला से विवाह करने की नागरिकता। दोस्तों अगर कोई भारतीय है, कोई भारतीय व्यक्ति है, किसी विदेशी महिला से शादी करके लेके आता है, तो क्या वो भारत मतलब महिला रहेगी, विदेशी नागरिक रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। वो भारत की नागरिक बन सकती है, वो भी किस प्रकार से? बाई रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। वो अगर पंजीकरण करा लेगी तो भारत की मतलब नागरिक बन सकेगी, ठीक है। लेकिन वो महिला कैसी होनी चाहिए? अवैध प्रवासी ना होनी चाहिए। अवैध प्रवासी है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या प्रावधान है इसमें ये देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु विदेश में रह रहा हो, ठीक है गाइस। ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत में तो पैदा हुआ है लेकिन कहाँ विदेश में रह रहा, पढ़ने के लिए गया है या कुछ कार्य से मतलब किसी काम से संबंधित कोई अगर कंपनी का कार्य है या कोई जॉब वगैरह है तो उस लिए गया, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। किसके अनुसार? बाई पंजीकरण के अनुसार। और दोस्तों अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो इसकी प्रावधान है वो है विदेश में रह रहे भारतीयों को बच्चों की नागरिकता। दोस्तों जब विदेश में भारतीय जो रह रहे हैं उनके बच्चों के लिए नागरिकता वो भी कैसे मिलेगी? इस बच्चे की दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर जो भारतीय एजेंसी होगी दोस्तों, दूतावास केंद्र होगा, उसमें इसका नाम रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद बाई पंजीकरण के अनुसार उसे भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। ओके गाइस। अब जो आगे आएगा दोस्तों नंबर 4 पे आने वाला है। नंबर 4 पे आने वाला है देशीकरण। गाइस अब हम देशीकरण के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें प्रावधान है दोस्तों, कोई भी विदेशी भारत में 10 वर्ष से निवास कर रहा हो तो वह देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। गाइस ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो कम से कम भारत में 10 वर्ष से रह रहा हो तो वो दोस्तों देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मतलब प्राप्त हो जाएगी उसे, ठीक है गाइस। जो अंतिम आता है पांचवा प्रकार जो है नागरिकता प्राप्त करने का, वो है भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा दोस्तों कैसे होगा? दोस्तों ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भूभाग को अर्जित करने पर उसमें रह रहे व्यक्तियों की स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइप, जैसे अगर किसी राजा ने उस क्षेत्र में किसी दूसरे राजा पर अगर जीत लिया उसके तो अधिकार क्षेत्र में आ जाता था, तो वहाँ की जनता दूसरे जो राजा जीतता था उसके अंडर काम करने लगती थी, यानी उसके क्षेत्र में आ जाती थी, ठीक है। ऐसे सुना होगा तुमने कि मगध का राजा और वो मतलब ऐसे राजा होते थे जो कि एक दूसरे को जीत लेते थे, तो उसके बाद वो जीता हुआ राजा ही जो हारा हुआ राजा होता था उसके क्षेत्र को ले लेता था और उसके क्षेत्र के जो सारे व्यक्ति होते थे वो जीते हुए राजा के क्षेत्र में ही काम करते थे, ठीक है। इसी प्रकार अब ऐसा ही यहीं पर है, समझ लेना चाहिए तुम्हें। अगर हमने भारत ने कोई भूभाग लिया है, जीता है, तो उसमें जो व्यक्ति रहेंगे उन्हें तो स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखते हैं नागरिकता समाप्त करने के 3 प्रकार। अब वो क्या क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये तीनों प्रकार। दोस्तों प्राप्त तो तुमने कर ली, अब तुम्हारी जाएगी भी, और जाएगी वो कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दोस्तों हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है तो हम केवल भारत के ही नागरिक रहेंगे, किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं बन पाएंगे। अगर तुम दूसरे देश की नागरिकता मतलब ग्रहण करते हो तो तुम्हारी नागरिकता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है गाइस। दूसरा है तरीका नागरिकता का परित्याग करने पर। अगर दोस्तों तुम कहो कि भाई हम नहीं भारत के नागरिक रहना चाहते, हमें तो अमेरिका अच्छा लगता है, हम वहीं रहेंगे, तो जाइए ना, आप जाइए अमेरिका रहिए और हमारी नागरिकता का परित्याग करके चले जाइए, ठीक है गाइस। तीसरा जो तरीका है वो सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। दोस्तों सरकार भी तुम्हें नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब वो कब कब करेगी ये देख लेते हैं। दोस्तों वो करेगी तुम्हें, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम एक एक करके पॉइंटों को देखते हैं। भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुष से शादी करने पर। अगर कोई भारतीय महिला है और किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है तो दोस्तों भारतीय महिला की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ओके गाइस। नेक्स्ट जो पॉइंट है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। भाई युद्ध चल रहा है, तुम अपने देश की बुराइयां करोगे, शत्रु की सहायता करोगे?
हमारे देश की सेना के बारे में बताओगे। दोस्तों ऐसी समय पर भारत सरकार तुम्हारी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। और तीसरा है लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर। गाइस अगर तुम भारत की नागरिकता मतलब लिए हुए हो और 7 वर्ष से बाहर रह रहे हो, दोस्तों हम कैसे विश्वास करें कि तुम भारत के ही नागरिक हो। इसीलिए हम तुम्हारी नागरिकता को समाप्त कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। भाई जो भारतीय संविधान है वो पूरे भारत का आईना है। तुम्हें उसे ही मतलब अनिष्ठा कर रहे हो, तुम उस पर ही लांछन लगा रहे हो, बेकार बता रहे हो उसे, उसकी अवमानना कर रहे हो। तो दोस्तों तुम्हें भारत की नागरिकता तुम्हारी समाप्त कर दी जाएगी। ओके गाइस। और नेक्स्ट पॉइंट आता है गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। भाई अगर तुम नागरिकता प्राप्त की हो वो भी गलत तरीके से, तो दोस्तों तुम्हारी नागरिकता समाप्त होनी ही होनी है। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाने पर। दोस्तों अगर पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से अगर तुम्हें ये मतलब नागरिकता प्राप्त हो गई हो, तो 5 वर्ष के अंदर, कोई भी 5 वर्ष हुआ हो उसके अंदर अगर किसी दूसरे देश में चले गए तुम, वहाँ पर जाके तुम्हें अगर 2 वर्ष की सज़ा होती है, तो दोस्तों यहाँ पर भारत की नागरिकता तुम्हारी समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि तुम्हारा तो भाई क्रिमिनल में नाम आ गया ना, तुम अपराधी हो, और अपराध के साथ तो भाई भारत सरकार नहीं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। क्योंकि एक तो तुम्हें 5 वर्ष हुआ है नागरिकता मतलब लिए हुए, अब तुम इतने बड़े कोई ऐसे अपराधी हो कि तुम्हें 2 वर्ष की सज़ा हो रही है, तो देखो ऐसा मतलब भारत सरकार तुम्हारे साथ कब तक साथ देगी। इसीलिए भारत की नागरिकता तुम्हारी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संविधान मतलब संशोधन जो हुए हैं वो कब कब हुए, उनमें क्या क्या दिया गया था। दोस्तों पहला संशोधन हुआ था, अब तक 6 बार हो चुके हैं, 2019 सहित। दोस्तों पहला संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। उसमें क्या कहा गया था, माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, ये कहा गया था। दूसरा संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में। 1992 में जो बताया गया था दोस्तों, इसमें कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान। अगर माता अगर विदेशी होती है तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर माता भारत की नागरिक होती है तो दोस्तों बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ओके गाइस, ये था। जो तीसरा जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 2003 में। इसमें क्या था दोस्तों, ये संशोधन हुआ था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर, मतलब ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो थी ना, इसकी सिफारिश पर ये संशोधन हुआ था। वो हुआ था 2003 में। गाइस ये जो है समिति पूछी जाती है, ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों समिति संबंधित है नागरिकता से। ये समिति नागरिकता से संबंधित है। इसमें क्या प्रावधान था दोस्तों, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों OCI को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान। दोस्तों ये OCI जो है उन्हें किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी, इसमें ये दे रखा है। और एक और दे रखा है इसमें, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, इसमें ये भी प्रावधान है। नंबर चौथा जो था दोस्तों, चौथा जो संशोधन हुआ था वो 2005 में हुआ था। इसमें जो क्या था, सीमा पारीय भारतीय नागरिक जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, दोस्तों ये OCI थे, उनके लिए प्रावधान था। उनके लिए क्या प्रावधान था, OCI को नागरिकता प्रदान की जाएगी, परंतु बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। यानी कौन कौन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोस्तों इन दोनों पर तो वैसे ही विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हमारे भारत से पहले भारत का हिस्सा थे, बाद में अलग हो गए। दोस्तों इन दोनों देशों पर विश्वास तो नहीं नहीं, इसीलिए इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे देश के होंगे OCI, उन्हें नागरिकता प्राप्त मतलब प्रदान की जाएगी। ओके गाइस, ये था। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसमें क्या कहा गया था, PIO और OCI इन दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए थे, क्योंकि इनमें थोड़ा चेंज था। अब वो इनकी जो इनकी अलग अलग जो वैल्यू थी दोस्तों, वो दोनों समान कर दी गई, इनको समान अधिकार प्रदान किए गए। वो कब किए गए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार। ओके गाइस, नेक्स्ट जो आता है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019।
इसे ही दोस्तों हम कहते हैं CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों इसे CAA हो गया एक्ट यानी अधिनियम हो गया, और एक होता CAB। अब थोड़ा इनके बारे में बताते हैं डिटेल से। सिटीजन अमेंडमेंट बिल या विधेयक कह सकते हैं, हम इसे विधेयक कह सकते हैं। तो गाइस एक बात बताइए, विधेयक और एक्ट यानी अधिनियम, विधेयक और अधिनियम में तुम्हें कुछ अंतर मालूम है? दोस्तों विधेयक कब होता है और अधिनियम कब होता है? विधेयक जब होता है जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते हैं। अगर कोई भी मंत्री या सांसद द्वारा कोई भी अगर विधेयक अगर राज्यसभा या लोकसभा में आता है तो वो विधेयक कहलाता है। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाते हैं दोस्तों, वही फिर अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो CAB क्या हो गया? जब ये CAA आने से पहले, CAA के होने से पहले ये क्या कहलाता था? CAB, क्योंकि बिल था। पारित होने से पहले दोस्तों इसका बहुत विरोध हुआ था। अब विरोध क्यों हुआ था ये भी हम एक बता देंगे। और ये जो कार्ड है दोस्तों वो NRC से संबंधित है, NRC से संबंधित है। इसका आना भी एक ज़रूरी था। और ज़रूरी क्यों था? क्योंकि NRC से संबंधित एक कुछ बहुत ही बड़ा पहलू है जो इससे एक दूसरे को लिंक करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को और NRC को एक दूसरे को लिंक करता है। दोस्तों वो क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों हम थोड़ा NRC के बारे में पढ़ते हैं। NRC के बारे में, ठीक है। NRC के बारे में पढ़ने के बाद जब हम पढ़ेंगे CAA के बारे में, तो NRC के बारे में इसका नाम देखते हैं। पहले तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं। NRC क्या है और ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों इसकी शुरुआत होती है देश स्वतंत्र होने के बाद। जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र होता है, दो नए राज्य मतलब दो देश और बनाए जाते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोस्तों मेनली बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान की, जो अभी हम बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश। दोस्तों जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इस बांग्लादेश से कभी तो हमारे भारत में आ रहे थे लोग, कभी जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये असमंजस की स्थिति बन गई कि हम किस व्यक्ति को नागरिकता दें या किस व्यक्ति को ना दें। कुछ ऐसे भारतीय थे जिनकी संपत्ति तो भारत में थी लेकिन रह कहाँ रहे थे, वो बांग्लादेश में रह रहे थे। और कुछ ऐसे बांग्लादेशी थे, मतलब ऐसे भारतीय थे जो रह तो भारत में रहे हैं और उनकी संपत्ति कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। अब दोस्तों हम कैसे क्या इनके लिए क्या कह रहे हैं? तो आ रहे थे, जा रहे थे। तो दोस्तों उस समय 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उनके मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही ये प्रावधान किया गया कि असम में, कहाँ पर? असम, हम असम में NRC लागू करेंगे। NRC में क्या था? NRC में दोस्तों ये प्रावधान था, अगर जो व्यक्ति 1951 की जनगणना में शामिल है उसका नाम NRC में ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति 1951 की जनगणना में नाम है उसका, वो NRC में शामिल होगा। NRC में शामिल अगर नाम उसका है तो अब क्या चक्कर है, अब क्यों इतना बवाल मचा रखा है? दोस्तों इसके बाद ही 1900, इसके बाद फिर चेंज किया गया। फिर चेंज क्या किया गया? इसमें फिर कर दिया गया दोस्तों, अब इसमें उन भारतीयों को शामिल किया जा रहा है
जो 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि के पहले असम में रह रहे हों। ठीक है, डेट याद रखना है, 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि, यानी 24 मार्च 1971 से पहले भारत में, मतलब पहले भारत में रह रहे हों, उन व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा एनआरसी में। ठीक है। अब दोस्तों इस समय ही ना एक संघ बनता है 1970 में। 1970 में असम छात्र संघ, क्या कहते हैं उसे, असम छात्र संघ। दोस्तों उस संघ द्वारा इसका बहुत विरोध किया गया था कि ये लोग मतलब अवैध प्रवासी आ रहे हैं जगह, और इनके दोस्तों आने से बहुत सारी हानियाँ होती हैं ना, क्योंकि जो योजनाएं उन गरीब व्यक्तियों को पहुंचनी है या अल्पसंख्यक लोगों को पहुंचनी है दोस्तों, वो तो पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि ये लोग उससे ले जाते हैं और सही नियम नहीं लागू हो पाते हैं। और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो किसके कारण होती हैं, अवैध प्रवासियों के आने से, क्योंकि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, यही नहीं मालूम पड़ रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दोस्तों इस समय असम छात्र संघ द्वारा इसका विरोध किया गया और उसके साथ एक समझौता किया गया। कब किया गया, 1985 में, जिसे हम क्या कहते हैं, असम समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं दोस्तों 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि अब एनआरसी को अपडेट करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अवैध प्रवासी हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत में निवास कर रहे हैं और भारत की संपत्ति को मतलब लिए हुए हैं, क्योंकि ज़मीन भी है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन भारत के मतलब निवासी नहीं हैं, वो अवैध प्रवासी हैं। दोस्तों उन्हें बाहर करना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे भारत के लोगों को फ़ायदा होगा। दोस्तों उसके लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि एनआरसी को अपडेट करिए, और उसके अनुसार 2018 में पहली लिस्ट जारी हुई, फिर 19 में शुरुआत में, और मतलब शुरुआती 19 में 1 जनवरी 19 को की गई थी। 230वीं लिस्ट जो जारी हुई थी 31 अगस्त 2019 को जारी हुई थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा एक बवाल सा खड़ा हुआ है। इसमें 19 लाख लोग व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं है इसमें। अब दोस्तों वो जिनका नाम नहीं है उनके भी कुछ ऐसी बातें हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत के मतलब हम असम में बहुत पहले से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी रह रहे थे, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके परिवार में से कुछ लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। दोस्तों ऐसी असमंजस की स्थिति है, और ये बहुत मतलब विडम्बना भी बात है, क्योंकि घर के व्यक्ति का नाम है उसका नाम नहीं है, तो ये कमियां भी आई हैं इसमें। तो इसी कारण बस बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है एनआरसी को लेकर के। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब वो कानूनी कार्रवाई से दूर हटना चाहते हैं, तो उनका नाम कैसे आए, वो भी इससे बाहर हो रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति बाहर हो रहे हैं उनका क्या होगा, बहुत सारे व्यक्ति 19 लाख व्यक्ति मानते हैं बाहर हो रहे हैं, तो उनका अब होगा क्या दोस्तों, वो विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, इन दोनों के तहत वो जिस देश के निवासी होंगे उस देश में भेजे जाएंगे, या फिर अपनी जेल में बंद कर दिए जाएंगे, ये होगा उनके लिए। अब ये भी किया जाएगा, तो दोस्तों अब फिर भी बवाल के जेल में जाएंगे और हंगामा होने लगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत सारा हंगामा होने लगा दोस्तों, बहुत विरोध होने लगा। तभी दोस्तों हमारी मोदी सरकार द्वारा सिटीजन अमेंडमेंट बिल सीए लाया गया और ये पारित किया गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है सीए की बात। अब देखते हैं हम अपने सीए को। दोस्तों सीए 2016 में एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन जब ये असफल रहा था, ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। ठीक है गाइस, इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों, इसमें प्रावधान है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई,
यानी कितने, 6 समुदाय। जो 6 समुदाय हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब वो कैसे कि मतलब अब की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी, परंतु जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हों, यानी डेट दे रखी है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों, तो इन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अन्यथा इन लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अब इसके बाद भी अब ये कहाँ के निवासी होने चाहिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 देशों के निवासी होने चाहिए, तभी इन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें यही 3 देश क्यों लिए गए हैं। दोस्तों हम जो 6 समुदाय की बात कर रहे हैं ना, ये 6 समुदाय इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक हैं। अब अल्पसंख्यक जानते होंगे, अल्पसंख्यक हैं ये। अल्पसंख्यक दोस्तों वो होते हैं जिनकी संख्या 50% से कम होती है। जिनकी संख्या 50% से कम होती है दोस्तों, वो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 50% से अधिक होती है वो बहुसंख्यक होते हैं। और इन तीनों देशों में ये 6 समुदाय ही अल्पसंख्यक हैं। अब जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, उनके द्वारा इसका बहुत विरोध किया जा रहा था। हमारी जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोस्तों आपने देखा होगा गेट तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। दोस्तों इस बिल का बहुत ही विरोध किया जा रहा था। अब वो क्या चाह रहे थे कि हम जो मुस्लिम समुदाय है दोस्तों, इसमें ऐड क्यों नहीं किया गया। दोस्तों मुस्लिम समुदाय को ऐड करने के लिए, अगर मुस्लिम समुदाय को ऐड करते हैं दोस्तों, क्या मुस्लिम समुदाय इन तीनों कंट्रियों में अल्पसंख्यक है, वो तो बहुसंख्यक है। दोस्तों बहुसंख्यक को भी क्या नागरिकता प्रदान करेंगे, नहीं करेंगे। दोस्तों इसी कारण बस मुस्लिम समुदाय को इसमें ऐड नहीं किया गया। ठीक है गाइस, अब इसे पारित करने के लिए लोकसभा में कितने वोट पड़े थे दोस्तों, 311 वोट तो इसके मत में पड़े थे और 80 इसके विपक्ष में पड़े थे। और राज्यसभा में पड़े थे 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे। ये 11 दिसंबर को पारित हुआ था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आता है एनपीआर। एनपीआर में दोस्तों क्या है, एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दोस्तों ये सबसे पहले जो तैयार किया गया था, इसे 2010 में बनाया गया था। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं दोस्तों, इसमें वो लोग शामिल हैं जो कम से कम 6 माह से तो रह रहे हों या 6 माह रहने की इच्छा रखते हों। ठीक है, वो लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वह देसी हों और चाहे वह विदेशी हों। दोस्तों इन दोनों, चाहे वो देश के हों चाहे वो विदेश के हों, दोनों प्रकार के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। इससे ये जो रजिस्टर होगा उसमें दोनों प्रकार के लोगों का प्रावधान, मतलब दोनों प्रकार के लोगों का नाम होगा। ओके गाइस, ये जो बनाया गया था वो दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था 2004 में। उस संशोधन के अनुसार ही एनपीआर का प्रावधान था वो जोड़ा गया था। ओके गाइस, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।